आपको सिर्फ 7 वीडियो देखने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के मात्र आपको 7 वीडियो देखने हैं। इसके अलावा आपको इच्छा है तो देख लीजिए, फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा वीडियो देखने के उपरांत। आपको प्रश्न ऐसे याद होते चले जाएंगे कि इन प्रश्नों से हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। पुराने जन्म की बातें भी आपको याद आएंगी और यह पेपर बहुत ही सरल है। वैसे कठिन है, लेकिन हम जब समझाएंगे तो आपको ये लगेगा कि इतने सरल प्रश्न आते हैं। बताओ, हमारे तो 100 में से कम 80 सही हो जाते। तो फ़र्क साफ नज़र आएगा। आप वीडियो सभी देखें अगर आपको अपना सिलेक्शन 100% कराना है तो। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि उनमें होता है प्रकाश संश्लेषण। कोई भी मशीन हो, उसको कुछ काम करना है बच्चों, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा माने कार्य करने की क्षमता। पेट्रोल की आवश्यकता हो सकती है, डीजल की आवश्यकता होती है। अपन लोगों को काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो इससे अपन को एनर्जी मिलती है। तो जो पौधे हैं ये वायु शोधक का काम करते हैं, माने वायु को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं? निकालने के लिए जल की भी ये सहायता लेते हैं और ये ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। अपन कौन सी गैस लेते हैं सांस के द्वारा? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो वायुमंडल में जो वायु है वो एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। आपकी देखो, नाइट्रोजन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, बहुत सारी गैसें। तो वायु का शुद्धिकरण करते हैं। आजकल तो प्राइवेट कंपनियों ने कई मशीनें बनाई हैं, कमरे में रख दो तो वायु शुद्ध हो जाती है। वो कितनी बिजली खाती हैं, आप बिल ही नहीं भर पाओगे। लेकिन देखो, जो पौधे, इनको अपन क्या देते हैं? घर में लगे हैं तो पानी देते हैं, नहीं तो कुछ देते ही नहीं है। फिर भी ये देखो, वायु शोधन का काम करते हैं, वायु शुद्ध करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। क्योंकि हमने क्या बताया कि किसी भी मशीन को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधों की ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रकाश से आती है, सूर्य प्रकाश से आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये वायु शोधन का काम करते हैं पेड़ पौधे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी भी परिभाषा कभी कभी पूछ लेते हैं बच्चों कि पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ से परिभाषा भी आपकी बनती है। सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा कैसा होता है? थोड़ा सा अम्लीय होता है। आपने कई बार सुना होगा कि अम्लीय वर्षा। कई बार अपन ने यह प्रश्न भी याद किया होगा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि अम्लीय वर्षा। तो जो वर्षा का जल है ये थोड़ा सा कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका कारण यह है, जो वाहन होते हैं उनके धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ये हवा में उड़ जाती है। जब बरसात होती है तो वर्षा का माना पानी का सूत्र होता है H2O। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तेजाब बन जाती है, जिसको हम जानते हैं H2SO4 के नाम से, और यह पानी के साथ बरसने लगती है। और H2SO4 क्या है? अम्ल है। जब पानी के साथ बरसता है H2SO4 तो पानी भी कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि पहले पानी में, माने वर्षा के पहले पानी में कभी नहाना नहीं चाहिए। मम्मी पापा सब मना करते हैं, खासकर पहले पानी में नहीं नहाना चाहिए। तो सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा अम्लीय होता है। किस कारण से होता है?
H2SO4 के कारण होता है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, किस कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। H2SO4 क्या है? अम्ल है, तेजाब है, जिसको रसायनों का राजा कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो वर्षा का जल थोड़ा सा कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय माने एसिड। हमने बोला कि अम्लीय वर्षा, इसको एसिड रेन भी कहते हैं, अम्ल को एसिड भी कहते हैं। तो वर्षा का जल थोड़ा सा कैसा होता है? एसिड वाला होता है। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी? MIC। इसका पूरा नाम क्या है? याद कर लो, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कई बार पूछा गया है। तो भोपाल में 2-3 दिसंबर, तारीख है 2-3 दिसंबर, वर्ष है 1984। तो 2-3 दिसंबर की रात, माने 2 तारीख को रात में सुबह भी हुई थी, तो 3 दिसंबर आया। तो 2-3 दिसंबर 1984 की रात में बच्चों भोपाल में एक ऐसा कांड होता है जो भुलाया नहीं भूलता। हजारों लोग अपंग हो गए, याददाश्त चली गई, पागल हो गए। इस गैस ने हजारों लोगों की जान ली थी। जो जीवित हैं अभी भी, उनको सरकार पेंशन देती है। सोचो, सरकार ने भी समझा ये बहुत बड़ी घटना थी। तो एक कंपनी थी भोपाल में, यूनियन कार्बाइड नाम की, वो कीटनाशक पदार्थ बनाती थी। तो उनकी कंपनी से MIC का रिसाव हुआ, पूरे भोपाल में ये फैल गई और हजारों लोग मारे गए। इसे बोलते हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट, गैस दुर्घटना। MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस दुर्घटना। अब याद कैसे रखोगे? जब कभी कोई दुर्घटना होती है बच्चों, तो माइक लगा करके अनाउंसमेंट किया जाता है कि भागो भागो, ऐसे करते हैं ना माइक लगा करके। तो यह दुर्घटना हुई थी, तो उस समय भी माइक का प्रयोग किया गया था। अच्छा, माइक का प्रयोग आप समझो उस समय क्या हुआ था। जो गैस होती है, आप सभी जानते हैं गैसें हैं हवा में ऊपर की ओर उड़ती हैं। आप सभी जानते हैं गैसें हवा में ऊपर की ओर उड़ती हैं। तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे तो जो व्यक्ति बैठा था, ऐसे कई पार्क है, अब पार्क में लोग खड़े हैं और बैठे हैं, तो जो खड़े लोग थे वो अपने आप गिर के बेहोश होने लगे, और जो लोग बैठे थे उनको कुछ नहीं हुआ, उनको थोड़ा सा एहसास हुआ। अब कुछ पढ़े लिखे इंसान थे, कुछ केमिस्ट्री से MSc करे थे, तो वो पढ़े थे, तो उनने कहा है कि अब हर जगह पढ़े तो थे नहीं उस समय पूरे भोपाल में, मतलब उदाहरण दे रहे कि कहीं कहीं बैठे थे पढ़े लिखे, तो उनने कहा बैठ जाओ, ऊपर गैस उड़ रही है। तो कई लोग नालियों में लेट गए। जो नालियाँ देखते हो, बाज़ारों में नालियाँ होती हैं, गटर होती हैं, उनमें लेट गए थे, उनकी जान बच गई थी। तो समझ गए? तो हमारी वीडियो देखने से तो कितनी अच्छी नॉलेज देते हैं आपको, भविष्य में पहली ऐसी दुर्घटना ना हो। अगर कोई गैस निकल भी रही है और आपको पता चल जाए, तो आप नाली में लेट जाओ, नाक नीची करके, गैस आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। ठीक है, तो माइक लेकर के अनाउंसमेंट हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना का। तो आशा करते हैं आपको माइक से याद आ जाएगा कि हाँ सर ने माइक कैसा कुछ बताया था। पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं, जीव माने आप हो जीव, हाँ मैं जीव और सभी जीव हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थलमंडल। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है आपका कि ओजोन परत किस मंडल में होती है? ओजोन परत समताप मंडल में होती है, आप ध्यान रखना। जलमंडल की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी पर 71% भाग पर स्थलमंडल है, मात्र 29% भाग पर जल है, और जिसमें सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है, बाकी पानी कैसा है? खारा है। तो यह नॉलेज जो है आपको आना चाहिए, और पूरे मुंह से पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं।
अब यह जनगणना से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे हमें देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जन। क्या लिखा हुआ है? जन। संख्या माने क्या होती है? संख्या माने होती है गणना। आप सभी को पता है, संख्या करो गणना करो, अपने बोलते नहीं। अब किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो अपन ने जैसे ही इसको पढ़ा कि जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, आपने तुरंत उत्तर लगा दिया जनगणना से। तो प्रश्न में उत्तर था इसका जनसंख्या। संख्या माने गणना। जनसंख्या किससे गिनी जाती है? जनगणना से गिनी जाती है। हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना होती है। पिछली बार ये 2011 में हुई थी और 2021 में होने वाली थी, तो कोरोना लग गया था, तो जनगणना दोबारा से हो नहीं पाई है। इसलिए कई बार बोला जाता है कि भारत की जनसंख्या जो विश्व में पहले नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन यह सत्य आंकड़ा नहीं है। चीन ही अभी पहले नंबर पर है विश्व की जनसंख्या में, पूछा जाता है हमेशा, ध्यान रखें आप। तो जनसंख्या से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है अपन को? जनगणना से मिलती है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये होती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका शॉर्ट फॉर्म भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी परीक्षा में पूछ लेते हैं, CFC। सी का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उसको नष्ट करती है, जिससे क्या होता है? हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, कौन सी किरणें? हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो आप तक और लोगों तक पहुंच जाती हैं, और जिससे कैंसर की बीमारियां हो जाती हैं। क्या की बीमारियां? कैंसर की बीमारियां हो जाती हैं। आप कहोगे सर ये इतनी खतरनाक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। पहले के ज़माने में जो फ्रिज बनती थी उनमें CFC भरी जाती थी। अब फ्रिजों में लिख के आ रहा है, CFC फ्री फ्रिज, माने अब उनमें CFC नहीं मिल के आता, उनमें अमोनिया मिल के आता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतनी खतरनाक गैस है कि ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अब कहोगे सर परीक्षा तक भूल सकते हैं, कैसे याद रखो? तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि अपन कहते हैं ना, जल है तो कल है। अरे भाई साहब, ओजोन परत है तो कल है, नहीं तो सब मर जाएंगे। ओजोन परत है तो कल है, कल से याद करो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब कभी भी परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि ओजोन परत को हानि किस गैस से होती है, तो आपको याद रहेगा कि ओजोन परत है तो कल है। अब कल बना रहे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेंक दीजिए, इसका इस्तेमाल ना करिए। ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अपन को कल बचाना है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को छोड़ना पड़ेगा। अब प्रश्न है, देखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? अब वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78। अब देखो कैसे याद रखोगे, इसलिए याद नहीं रख सकते आप क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो आपकी 21% होती है। यही देखा जाए तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये आपकी 0.03% होती है, और जो आर्गन आदि हैं वो 1% होती है। तो कंफ्यूज हो जाते हो आप, कंफ्यूज ना हो। प्रश्न पढ़ो ध्यान से कि वायुमंडल में नाइट्रोजन अच्छा तो 8 को क्या बोलते हैं आप? 8 ऐसा 8 आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? तो 8 देखो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है 78। तो अपन को याद रहेगा 78। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। ये भी बेहतरीन तरीका है, जो आपकी ऑप्शन O2 लिखा हुआ है यहाँ सिर्फ आपको 1 बना देना है, तो 21% आपका ये हो गया। CO2 0.03% है,
आर्गन, यहाँ कुछ नहीं है तो उसको 1% मान करके चलो, ठीक है। तो 1% ही आपकी आर्गन होती है। इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आता। हम बोल चुके हैं कि आपको सिर्फ हमारे 5 से 7 वीडियो देखना है, बस आपका सिलेक्शन श्योर पक्का है। अब यहाँ देखिए प्रश्न है आपका, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। अब नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से कैसे है, ये तो अपन को बात पकड़नी है। जो पानी होता है समुद्र का वो कैसा होता है, नीला होता है। मछलियाँ कहाँ रहती हैं, अधिकतर समुद्र में रहती हैं, नीले पानी में रहती हैं। नीली क्रांति माने जो नीला पानी है, माने समुद्र जो है, तो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने का कार्य व्यापक पैमाने पर किया गया, उसे क्या कहा गया, मछली उत्पादन। नीली क्रांति, मछली कहाँ होती है, समुद्र में। समुद्र कैसा होता है, नीला, तो नीली क्रांति के संबंध मछली से। अब सरसों का उत्पादन, सरसों कैसी होती है, पीली, तो पीली क्रांति है, ध्यान रखें। दूध कैसा होता है, श्वेत होता है दुग्ध, तो दूध क्रांति का संबंध श्वेत क्रांति से। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति सरसों, क्योंकि सरसों पीली होती है। तो इस तरीके से बच्चों हम आपको समझाते हैं कि परीक्षा में इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाता है और आपको परीक्षाओं में आंसर याद आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का हेमिस। कौन सा है, हेमिस। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा आपसे कि मानस कहाँ पर है, मानस कहाँ है। मानस आपका असम में है। मानस कहाँ है आपका, असम में है, ध्यान रखें आप। मानस कहाँ है आपका, असम में है। ये परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। कानाकिसली कहाँ है, मंडला में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ये परीक्षा में आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान रखें। हेमिस कहाँ है आपका, हेमिस आपका लद्दाख में है। ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य पर प्रश्न हमेशा आता रहता है, तो आप याद रखें, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लद्दाख में है। मानस कहाँ है, असम में है। कानाकिसली कहाँ है, मंडला में। मंडला अपने मध्य प्रदेश में है, कानाकिसली तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका। जिम कॉर्बेट कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। तो इन पर हमेशा प्रश्न आता है, आप वीडियो देखते रहें, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप हमारी वीडियो देखो, बात खत्म। जैव विविधता, इस पर भी हमेशा प्रश्न आता है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट है। माने जैव विविधता माने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के जैव माने जीव जंतु कहाँ मिलेंगे आपको, जंगल में मिलेंगे, नदियों में मिलेंगे, ग्लेशियर में मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं आपको जंगल में देखने को मिलते हैं। यह प्रश्न ऐसा है कि ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको समुद्र में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका आंसर आपका जंगल होना चाहिए, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। सभी खाद्य श्रृंखला से शुरू होकर आरंभ होकर विघटित हो जाती हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं कहाँ से शुरू होती हैं, जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, माने भोजन बनना कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन बनना बच्चों प्रकाश संश्लेषण से शुरू होता है। यदि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करें तो भोजन नहीं बनाएंगे, उनको फिर शाकाहारी जंतु नहीं खाएंगे, शाकाहारी जंतुओं को फिर मांसाहारी खाते हैं। अगर भोजन ना बने तो अपन लोग मर जाएंगे, हिरण भी मर जाएंगे, हिरण मर जाएंगे तो शेर भी मर जाएंगे, शेर मर जाएंगे तो जो अपघटक हैं सूक्ष्म जीव हैं उनको खाने को नहीं मिलेगा, वो भी मर जाएंगे। तो जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं कहाँ से शुरू होती हैं, प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती हैं, ठीक है, याद रखो।
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे जो है भोजन बनाते हैं, इसलिए पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। यह प्रश्न देखिए हमेशा आता रहता है। अब आपका जो प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता रहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, तो बच्चे जल्दबाजी में टिक कर देते हैं 5 जून। हो जाता है गलत, हो जाता है गलत। जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब 28 जुलाई ऑप्शन में नहीं है, तो सीधी सीधी सी बात है कि इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इस पर हमेशा प्रश्न आता है। अब 5 जून का भी कई बार आता है, तो क्या होता है 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है संरक्षण दिवस। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। तो टाइगर प्रोजेक्ट माने टाइगरों को बचाना। और आपको पता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। अपना जो मध्य प्रदेश है इसको सोयाबीन स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। तो टाइगर पर प्रश्न उन्होंने पूछना था, तो उन्होंने पूछ लिया भारत के संबंध में कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है? कौन सा आंदोलन किया गया था? तो आप सभी को पता है जो चिपकू आंदोलन है, चिपकू आंदोलन है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। तो वनों को बचाया गया था। अच्छा, चिपकू का मतलब क्या है कि चिपकू का वन से क्या संबंध है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में बैट बनाने के लिए एक फैक्ट्री को ठेका गया। जो बल्ला होते हैं, तो बल्ला जो होते हैं उनको ठेका दिया गया बैट बनाने के लिए। तो पेड़ पौधों को काटने के लिए कंपनी वाले लोग पहुंच गए। तो वहाँ की जो महिलाएं थीं तो वो पेड़ों से जाकर के, वनों से जाकर के, वन माने पेड़ पौधे, पेड़ों से जाकर के वो चिपक गई थीं। अब कंपनी वाले आरी लेके पहुँचे, तो अब आदमियों को तो काट नहीं सकते थे, बच्चों को तो काट नहीं सकते, महिलाओं को तो काट नहीं सकते थे। वो पेड़ छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो मजबूरी में उस कंपनी वाले को, बैट बनाने वाली कंपनी को वहाँ से वापस बैरंग लौटना पड़ा। तो चिपकू आंदोलन इसलिए वनों के संरक्षण से संबंध है, माने संरक्षण माने बचाना, वनों को बचाने से संबंधित है चिपकू आंदोलन। क्यों? उस समय की जो महिलाएं थीं, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जो चमोली जिला है उत्तराखंड का, वहाँ ये आंदोलन हुआ था। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में महिलाएं, बच्चे पेड़ों से चिपक करके उनकी जान बचाने में सफल हुए थे। वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है, माने पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैल रहा है वास्तव में किस कारण से फैल रहा है? औद्योगिक प्रदूषण। तो प्रदूषण तो देखो कई प्रकार से फैल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो सबसे बड़ा पूछा यहाँ पर, तो उद्योगों से ही आजकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है उद्योगों से ही हो रहा है। तुमने देखा होगा राम तेरी गंगा मैली हो गई, गाना सुना है? तो कानपुर के फैक्ट्रियों से कितना कचरा निकलता है, वो गंगा नदी में जाकर के मिल जाता है। नदियाँ अपने भारत की कितनी प्रदूषित हो गई हैं उद्योगों के कारण। तो औद्योगिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। प्रश्न है कौन सा अलग है? अब यहाँ देखिए, आपको ध्यान से समझना है कि सबसे अलग है पृथ्वी, एक मिसाल का नाम है, अग्नि भी एक मिसाल का नाम है, और नाग भी एक मिसाल का नाम है। लेकिन जो जगुआर है ये मिसाल नहीं है,
जगुआर मिसाइल नहीं है, ये तो एक एरोप्लेन का नाम है। अब इसका आंसर आप कैसे कर सकते थे, ये समस्या तो है, बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे कर सकते थे आप कि आपने किसका नाम नहीं सुना है। मुझे जहाँ तक ये संभावना है बच्चों, आपने इन तीनों का नाम सुना होगा, लेकिन जगुआर का नाम आज तक नहीं सुना होगा। तो जो अलग लग रहा है आपको, वही आंसर आपको लगाना था। तो इस तरीके से भी आपको बताते हैं कि आप से आंसर गलत ना हो। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी। 7 नहीं, यहाँ 5 कर लो, पचपुड़ा की रानी। तो सतपुड़ा की रानी कहते हैं पचमढ़ी से। पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले में है। बहुत यहाँ ठंडक रहती है, बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ऊंची चोटी माने ऊंची पहाड़ी यहीं पर है, होशंगाबाद में है। इसे हम धूपगढ़ के नाम से जानते हैं। तो सतपुड़ा की रानी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसकी रानी कौन है? पचमढ़ी पहाड़ी है। यह कहाँ है? होशंगाबाद में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। कौन से ज़िले में है? होशंगाबाद ज़िले में है। अब देखिए, इन पर हमेशा प्रश्न आता है। कभी वो पचमढ़ी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और कभी वो आपका अमरकंटक से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अमरकंटक से सिर्फ इनका यही प्रश्न रहता है कि अमरकंटक से नदी कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। इनका यही प्रश्न हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। तो ये प्रश्न ये हमेशा ऐसा रिपीट करते रहते हैं आपसे। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध आपका हॉकी खेल से है। किससे है? हॉकी खेल से है। आपका देखो, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इनमें इन सभी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान एक उपन्यास है और पूछा है आपसे किसकी रचना है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। देखो, गोदान जो है माने गैया का दान है, एक कई पवित्र मौक़ों पर किया जाता है, तो ये प्रेम से करना चाहिए। कई लोग चंदा देते हैं, तो गौ का भी चंदा देते हैं। ऋग्वेद में गौएं दान दी जाती थीं ऋग्वेद काल में। तो गऊओं को माता माना गया है और बहुत पवित्र हैं। ठीक है, तो गोदान हमको प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से गौ चंदा देना चाहिए। अगर कोई गौ की सेवा के लिए पैसे मांग रहा है तो आपको चंदा देना चाहिए, प्रेम से देना चाहिए। तो गोदान प्रेमचंद, गौओं के लिए दान प्रेम से करना चाहिए अपन को। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है भाई? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है आपका ग्वालियर ज़िले में है। कैप्टन रूप सिंह कहाँ है आपका? ग्वालियर ज़िले में। ये आपका कैप्टन रूप सिंह है और ये क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है रूप सिंह स्टेडियम में। अब है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ से सिर्फ 3 प्रश्न बनेंगे। तो ये तो आपकी हुई राज्यसभा। ठीक, 230 हैं आपकी विधानसभा, 29 हैं आपकी लोकसभा। याद कैसे रखोगे? हमने कही बोलेरो। अच्छा, कहा आपने कही बोलेरो देखी है? कहोगे सर हाँ, हमारे गांव में तो बहुत सारी बोलेरो हैं। तो बासी माने विधानसभा आपकी देखो ये 230 हो गई, ले 29 और रो राज्यसभा। देखो कितने चिट्ठे रखे, बोलेरो 230। आप एक संख्या याद कर लो, 230 29 11, 230 29 11, 230 29 11 बोलेरो। अब आपको याद हो जाएगा बोलेरो 230 29 11, 230 29 11 बोलेरो। तो इससे अपन याद रख सकते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से भी किस देश को जाना जाता है? नॉर्वे को। कभी आप नॉर्वे जाना, गर्मियों के दिनों में आप नॉर्वे जाओगे तो यहाँ रात नहीं होती है। गर्मियों के दिनों में नॉर्वे में रात ही नहीं होती है। आप कहोगे सर रात ही नहीं हो रही यहाँ तो,
हम घूमने आते हैं, रात ही नहीं हो रही। तो नॉर्वे ऐसा देश है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत देखो, भारत में गरीब लोग भी हैं, पैसे वाले भी लोग हैं, तो मिश्रित सारे कम बनाए जाते हैं। गरीबों को नुकसान ना हो, गरीबों को नुकसान ना हो और अमीरों को भी नुकसान ना हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। तो मैंने मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है अपने भारत में चलती है। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत में चलती है। यह जो प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं था, वो तो उस समय आया था। जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जंगल सत्याग्रह जो है दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। यहां देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेंगे, और यहां आपसे पूछेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के हैं? झाबुआ के। अब झाबुआ अलग होकर के अलीराजपुर एक नया जिला बन गया है, तो ऑप्शन देख लेना, उसमें झाबुआ लिखा है तो झाबुआ सही है, यदि अलीराजपुर लिखा है तो अलीराजपुर सही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध कहाँ से है? अलीराजपुर से है, ये ध्यान रखें आप। मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? माने देखो, हर एक प्रदेश का अपना अपना चिन्ह होता है, अपना पशु होता है, अपना पक्षी होता है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है आपका बारहसिंघा। कौन सा है? बारहसिंघा। अब देखो राज्य पशु हो गया अपना। अब देखो वृक्ष क्या है? तो वा से याद करना, बरगद। ये तो बहुत सिंपल हो गया, वृक्ष बरगद है। पक्षी कौन सा है? पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर, इंग्लिश देख लेना उसमें। पक्षी पैराडाइज है, जिसको दूधराज भी कहते हैं, शाह बुलबुल भी कहते हैं। और राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य कौन सा है अपना? ये है अपना राई। लेकिन मालवा की बात करें हम, मालवा में कौन सा फेमस नृत्य है? मटकी। मालवा मटकी। अपने मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई, वृक्ष बरगद, राज्य पशु बारहसिंघा। तो बस इन्हीं से प्रश्न आपसे पूछते हैं, घुमा घुमा करके, अलग से कोई प्रश्न वो आपसे नहीं पूछते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश की प्रथम न्यूज़पेपर मिल स्थित है। तो मध्य प्रदेश की पहली न्यूज़पेपर मिल कहाँ पर स्थित थी और अभी भी ये है? नेपानगर। कहाँ पर है? नेपानगर। कैसे याद रखोगे? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यहाँ ना बना हुआ है। न्यूज़ प्रिंट, इसको ऐसे तो बोलोगे अपन, न्यूज़ की प्रिंट करना है। न्यूज़ प्रिंट, नेपानगर, नेपानगर न्यूज़ प्रिंट। तो न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल कहाँ पर है? भारत की प्रथम। देखो भारत की प्रथम है, और मध्य प्रदेश में तो अभी काम ही कर रही है। तो कहाँ है? नेपानगर में। लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का है? तो ये है आपका सहरिया का। याद कैसे रखो? लोग माने महिलाएं लहंगा पहन के शहर जाती हैं, लहंगा पहन के शहर जाती हैं और घर आके नृत्य करती हैं। तो लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी करते हैं? सहरिया। देखिए हमने आपको कितनी अच्छी ट्रिक्स बताई है। हीरे की खदान कहाँ पाई जाती है? तो सभी को पता है हीरे की खदान पन्ना जिले में पाई जाती है। पन्ना, जब हीरा जो होता है इतना कीमती होता है कि उसको जब दिखाते हैं तो एक पन्ना होता है, मोटा पन्ना होता है, उस पर रख के ही दिखाते हैं हीरे को। हीरा पन्ना, फिल्म का नाम भी है हीरा पन्ना, हीरा लाल पन्ना लाल, ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं, हीरा लाल पन्ना लाल। तो हीरे की खदानें जो है